दोस्तों, आज पेश है मौत के बाद ये कवर चित्र। दोस्तों, न्यूक्लियर वार यानी एटॉमिक जंग के बाद धरती पर मानव जीवन की समाप्ति निश्चित है, क्योंकि तबाही के पश्चात धरती दोबारा जीवन पनपने की संभावना है। इसी प्रश्न से संभावित उत्तर इस चित्र का ताम दिया गया है। सिविल इंजीनियर तुरस अपनी पत्नी के साथ विचार मगन था। कुछ दिनों में एटॉमिक जंग छिड़ जाएगी, ऐसी पनाह का निर्माण करने जा रहा हूँ जिसमें बैठकर परमाणु युद्ध की तबाही से सुरक्षित रहा जा सकेगा। और तुरस के अभियान में उसके मित्र मैक भी शामिल था। यह तहखाना मैंने मकान में बनाते समय ही तैयार करवा लिया है। एटॉमिक रेंज से बचने के लिए हमें इस तहखाने की दीवारों में लोहे की चादरें का ढकना होगा। तहखाने को सुरक्षित बंकर में बदलने का काम शुरू हो गया और दिन रात मेहनत कर आने दो, रस्सी छोड़ दो, बस एक दीवार शेष बची है। एटॉमिक स्टेशन से बचने के लिए हमें इस तहखाने की दीवारों पर लोहे की चादरें से ढकना होगा। और सिर्फ यह अंतिम दीवार का काम समाप्त हो गया। हाँ, मेरी पनाहगाह तैयार हो गई। परमाणु ऊर्जा इन दीवारों को चीर कर भीतर नहीं आ सकेगी। फिर आवश्यक वस्तुओं का भंडारण करने में जुट गए। तुम ये फोल्डिंग पलंग ले जाओ, मैं राशन का सामान ले कर आता हूँ। 12 घंटे के भीतर उन्होंने राशन सहित पानी आवश्यक सामान नीचे पहुंचा दिया। अब हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। जरूरत का सामान और 3 आदमियों के 3 महीने का राशन मौजूद है। वेरी गुड। युद्ध छिड़ते ही हम यहाँ आकर छिप जाएंगे। फिलहाल ऊपर चलो। और युद्ध छिड़ने की प्रतीक्षा कर तीनों अपने अपने विचार में खोए थे। सारी दुनिया तबाह हो जाएगी मगर हम तीनों इंसान जीवित रहेंगे। दुनिया की तबाही के बाद धरती वीरान है। मेरी तुरिस की हैसियत एडम और ईवन जैसी होगी। और तुरिन अपने विचारों में मगन थे कि नीचे 3 आदमियों के लिए 3 महीने का राशन है, लेकिन अगर उसे एक व्यक्ति इस्तेमाल करे तो राशन 9 महीने तक चल सकता है। उसी रात समय अचानक खतरे का सायरन चीख उठा। ओह, जंग छिड़ने वाली है। मैं नीचे जाकर रहा हूँ। तुम लोग खिड़की से दरवाजे बंद करके नीचे आ जाना। और उन मूर्खों को मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। और तुरिस तहखाने में उतर कर दरवाज़ा भीतर से बंद कर लिया। सारी दुनिया तबाह हो जाएगी, बस मैं बचा रहूँगा इस धरती पर अकेला इंसान। हा हा हा। और ऊपर शत्रु का विमान आ रहे थे। परमाणु बमों की बरसात आरंभ हो चुकी थी और चारों ओर हाहाकार मचा था। उधर मैं तहखाने की दीवार पीट रहा था। यह क्या मजाक है? तुरिन, दरवाज़ा खोलो। और दरवाज़ा खोलो तुरिन, मुझे आने दो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुरिन भविष्य के सपने देख रहा था। धरती वीरान हो जाने पर अकेले जीवित इंसान होऊंगा, पूरी धरती का मालिक। तभी उनमें से विमान ने बम गिराया और तुरिन के मकान में आग के गोले में परिवर्तन हो गया। जब कुछ ही देर में पूरा शहर जलता शमशान बन गया था। इंसान तो क्या, पेड़ पक्षी जानवर पक्षी भी समाप्त हो चुके थे। पूरी पृथ्वी पर मौत का तांडव था। जीवन नाम सिर्फ एक तहखाने में विद्यमान था। चारों ओर सन्नाटा। अब दरवाजे भी नहीं पीटा जा रहा तो क्या सब समाप्त हो गया? और ऊपर अंतर्मन उसने समझा, यह क्या कर रहा हूँ मैं? मूर्ख हूँ। दरवाज़ा खोलने पर परमाणु रेडिएशन का शिकार हो जाऊंगा। जीवित रहना है तो स्वयं को इस तहखाने से बाहर निकालना, और जब एटॉमिक रेडिएशन का प्रभाव हट जाएगा। उसने उठकर सीढ़ी दरवाजे पर लगाई
देख कर आना हूँ ऊपर क्या हो रहा है। और जब धरती बिल्कुल जोरों से डोली, उप परमाणु ऊर्जा के प्रभाव से भूकंप आ गया और तहखाने की धरती एक धमाके से फट गई। धरती के उत्पन्न दरार कोई चीज उभर रही है। उफ, यह क्या। तुरीन की आंखें फाड़े दरार से बाहर आते उस अजीब जीव को देख रहा था। तुरीन भय के कारण जड़ सा खड़ा हो गया। हे भगवान, यह क्या बला है। उस जीव के पीछे पीछे दूसरी बला दरार से बाहर निकली और जीव को देखकर तुरीन के मस्तिष्क में हलचल मच गई। दुनिया तबाह हो चुकी है। इंसानों ने अपने ही बनाए घातक हथियारों से इंसान को खत्म कर दिया, पर यह धरती की प्राचीन प्राणी हजारों वर्ष तक भूमिगत रहने के बाद इंसान की जगह लेने आ गई। एक बार फिर इस धरती पर इन प्राणियों का राज होगा। उप मैंने सोचा, क्यों नहीं सोचा, बम्बों की छलनी हुई धरती गर्मी से इन्हें जन्म ले सकते हैं। और तब उस जीव ने का फंदा शरीर पर आकसा और फिर एक झटका लगा, उछलकर दोनों जीवों के सामने जा गिरा। अंतिम क्षणों में उसने जीव को समय पर टूटते देखा। कत्ल के केस में अनिल दिवाकर आजीवन कारावास की सजा मिली थी। जेल में अंधेरी कोठरी में बैठा हुआ परिस्थितियों को याद कर रहा था जिसका शिकार होकर वह इस अंजाम तक पहुंचा था। पैसे लेने के अनिल दिवाकर ने अपने मित्र प्रकाश की हत्या की थी। आज तुम मुझे इस वीरान जगह पर इसलिए लेकर आया हूँ कि प्रकाश कभी मुझसे उधार में 50,000 रुपये न मांग सके। और प्रकाश ने लाश को अनिल को वहीं एक जोड़ में फेंक दिया। इस जोड़ की गहराई किसी को पता नहीं है। मेरे जुर्म का साबुत करने के लिए यह लाश न मिल पाएगी। प्रकाश की लाश ठिकाने लगाकर अनिल दिवाकर को वापस लौट आया और इसी रोज चक से छुटकारा मिला। कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। और उस रात अनिल दिवाकर चैन से न सो सका। ओह, मेरी लाख सावधानी के बावजूद भी घटना स्थल पर कोई न कोई सबूत तो छूट गया होगा। मैं कल मेरी गर्दन फांसी के फंदे में पहुंचा दे। उसने एक बार अपनी चीज़ें चेक कर ली और जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ गई। एक भगवान, मेरी रिस्ट वॉच कहाँ रह गई। और हो ना हो, मेरी रिस्ट वॉच जरूर घटना स्थल पर उस वक्त गिर गई होगी जब मैं प्रकाश का गला दबा रहा था। सुबह होते ही वहाँ अपनी रिस्ट वॉच ढूंढूंगा। नहीं, सुबह देर हो जाएगी। तब तक वह रिस्ट वॉच किसी के हाथ लग गई तो मैं रिस्क नहीं ले सकता। मुझे अभी रिस्ट वॉच ढूंढनी होगी। और हत्या करते समय अनिल दिवाकर इतना ही डरा जितना इस समय डरा हुआ था। कहाँ गई गिरी होगी मेरी रिस्ट वॉच। उफ, ये रही, मिल गई। रिस्ट वॉच को वापस कलाई में डालकर वापस चल पड़ा। लेकिन रात का दुर्भाग्य ने उसका पीछा छोड़ने को तैयार न था। इतनी रात कहीं कहाँ से आ रहे हो। मेरा स्कूटर खराब हो गया था इसलिए तुमने तो टी शर्ट उल्टी पहन रखी है। बेड़ा गर्क हो, जल्दी में टी शर्ट उल्टी पहन कर मुझे पता ही नहीं चला। जी जाओ सर। स्कूटी पर टी शर्ट पर गंदगी हो गई थी और अब मुझे कल देरी से काम पर जाना है। यह मैली टी शर्ट हो जाए इसलिए मैंने उल्टा कर पहन लिया। उफ, आज बाल बचा हूँ, लेकिन कल क्या होगा। और उस पल अनिल दिवाकर बच निकला, लेकिन अपने जुर्म के भयानक अंजाम की कल्पना उसे रोम रोम कपा रहा था। अगले दिन यह जानने के लिए वह काली करतूत दुनिया के सामने तो नहीं आ गई, वह जोड़ पर जा पहुंचा। उफ, यह भीड़ क्यों लगी है यहाँ पर। कहीं यह लोग जोड़ में डूबी प्रकाश की लाश का पता तो नहीं चल गया। जरूर यही हुआ होगा। लोग लाश को हल्की होकर पानी के ऊपर आ गई होगी। अनिल दिवाकर के जिस्म में जैसे जान न बची। वह पुलिस
आएगी, तफ्तीश होगी, प्रकाश की जान पहचान वाले के पूछताछ होगी, मुझे से भी होगी। और इस बात से इनकार नहीं कर पाऊंगा कि प्रकाश ने 50,000 रुपये देना था और फिर फांसी, मुझे फांसी होगी, दिवाकर फांसी। और एकाकी वह विचार उसके दिमाग में जा उभरा, अगर मैं जुर्म का इकबाल कर लूँ तो कानून मुझ पर रहम करेगा और मुझे फांसी की सज़ा न दे। हाँ, ऐसा ही करूँगा, मैं अपना जुर्म कबूल कर लूँगा, क्योंकि तब मैं ऐसा नहीं करूँगा तब तक चैन से एक सांस नहीं ले पाऊँगा। और अनिल दिवाकर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। वो हत्या मैंने की है इंस्पेक्टर, हत्या मैंने की है, मैं स्वयं इस कानून को हवाले करता हूँ। कौन सी हत्या, किस हत्या की बात कर रहे हो तुम? वह इलाका आपके क्षेत्र में आता है, क्या आपको किसी की लाश मिलने की खबर नहीं मिली? नहीं। अगर तुम बताओ कि किसकी हत्या की तुमने, लाश कहाँ है? अनिल दिवाकर बहुत बुत बना सा इंस्पेक्टर की शक्ल देखता रहा है। ऐसा कैसे हो गया? लाश की खबर अभी पुलिस तक नहीं मिली। और इंस्पेक्टर अनिल दिवाकर को जोड़ पर पहुंचा और लाश को बाहर निकाला। उफ, यह तो सुबह यहाँ जोड़ पर लोगों की लाश तो अब मिली है। और इंस्पेक्टर ने उसे बताया रहस्य। दिवाकर सुबह भीड़ गांव वाले की थी जो एक भैंस को जोड़ में डूब गई थी। और रहस्य उद्घाटन पर अनिल की खोपड़ी चकरा कर रह गई। तब उसने अपनी गलती का अभ्यास हुआ। उफ, अपनी आत्मा के भूत से न बच पाए। मैं डर कर अपना सिर पर सवार हो गया था। और इस प्रकार अनिल दिवाकर ने आत्मा के भूत का शिकार होकर आजीवन जेल की काल कोठरी का मेहमान बन गया था। जानवर और इंसान। फकीरा पहला दुर्भाग्य यह था कि एक भिखारी परिवार में जन्म था और इस गरीबी में वैसा संतान के लिए क्या खिलाएगा? वही जो हम खाते हैं, भीख की रोटियां। फकीरा का दूसरा दुर्भाग्य यह था कि होश संभालने से उसे भीख मांगने पड़ा। भगवान के नाम पे दे दे बाबा। उस फकीरा का तीसरा दुर्भाग्य यह था, सड़क पर भीख मांगते उसके माता पिता एक दिन ट्रक ने कुचल कर मर गए। अब फकीरा की दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया था। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? निर्दयी इंसान उस मासूम को कभी दया नहीं आई। बहुत भूखा हूं बाबा, एक रोटी दे दे। चल भाग भिखारी की औलाद, यहाँ दांत तोड़ दूंगा। रोटी की जगह ठोकर खानी पड़ी, साला गंदा भिखारी। और सभ्य कहे जाने वाले इंसानों को इस व्यवहार से दुखी होकर एक दिन फकीरा का शहर छोड़ दिया। अब यहाँ भाग गए, ले जाएगा वहीं जाऊंगा। और शाम के समय जंगल में पहुंच गया। खंडर में इसी घर में अपना बना लूंगा। और खंडर के भीतर एक अजीब दृश्य देखा। वो बेचारी का बच्चा मर गया। मत रो माँ, मैं इस दुनिया में अकेला हूँ, हम दोनों साथ रहेंगे। माँ कहकर पुकारने वाले अपने उस बेटे का गाय ने तुरंत अपना लिया। मुझे भूख लगी है माँ। और माँ ने उसे ममता से दूध न्यौछावर कर दिया। जानवर और इंसान के बीच में नए रिश्ते की बुनियाद पड़ गई। खाओ माँ, जंगल से तुम्हारे लिए तोड़ कर लाया हूँ। इस प्रकार अनिल दुख झेलने के बाद फकीरा अनेक दुख जिंदगी में खुशी आई खुर्र। और लेकिन ईश्वर को फकीरा की खुशी पसंद नहीं आई और एक दिन गाय बीमार पड़ गई। माँ और दोबारा खड़ी न हो सकी। तू मर गई माँ, अब मेरा क्या होगा? सुबह सुबह सुबह। फिर कई वर्ष गुजरते रहे। फकीरा जंगलवासी बन गया। शहर के स्वार्थी व अत्याचारी इंसानों के बीच रहना से एकांतवास कहीं अच्छा है। तू हमेशा मेरे पास रहूंगी फकीरा। तेरी माँ तेरी आंखों में हमेशा निगरानी करती रहेगी। फकीरा को यह तो
नहीं पता चला कि आवाज़ कहाँ से आई, लेकिन उसके कानों में ममता भरा स्वर स्वर टकराया था। और इस एकांत में एक दिन बड़े धनवान राजन मेहरा की गिद्ध दृष्टि पड़ी। अरे क्या बेहतरीन स्थान है, अगर यहाँ पिकनिक स्थान बनाया जाए तो काफ़ी धन कमाया जा सकता है। और 1 महीने के भीतर राजन मेहरा ने जंगल का वह क्षेत्र खरीद लिया और अपना सेक्रेट तिलक राणा से साथ वहाँ पहुँचा। कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए यह सारा जंगल साफ करना होगा। हो जाएगा मेहरा साहब, कल मजदूर लगवा देता हूँ। और उनके इरादे जानकर फकीरा सामने आ गया। तुम कौन होते हो यह जंगल साफ करने वाले? यहाँ तो मैं रहता हूँ। तू कौन है भाई? चल फुट ले, ये जगह के मालिक हैं, यानी राजन मेहरा हूँ। हाँ बस, यह जगह सरकार से खरीदी है। यह कागज अगर तुम्हें यह नाजायज कब्जा कर रही हो तो मैं तुम्हें जाना तो तुम्हें होगा, शहर के गंदे लोगों। क्या बकता है फकीरा, चल भगाई से। मुझे तो भगा दोगे, मगर क्या करोगे? मगर उनका क्या करोगे? हिंसक। हाँ, इस जंगल में ऐसे बहुत से निवासी हैं, दोबारा लौट कर मत आना वरना जिंदा नहीं बचोगे, सबको देख लूँगा। और अगले दिन राजन मेहरा ने विमान से उस क्षेत्र पर जहरीला पाउडर का छिड़काव किया जो जंगल जानवरों और कीट पतंगे के लिए घातक सिद्ध था। परिणाम स्वरूप एक भी गर्क निकला। ओह, उस पापी ने यहाँ मौत का छिड़काव किया है। और उसने अपनी माँ को पुकारा। माँ, तुमने कहा था कि मेरे साथ रहोगी, मेरी सुरक्षा करोगी। माँ, तुमने मुझे इतनी दरिंदगी से बचाओ। और अगली सुबह मेहरा भी आप धमका। उस पटीचर लड़के को सबक सिखाने के लिए यहाँ बुलडोजर चलाऊंगा। फकीरा उन्हीं का इंतजार कर रहा था। तुमने मेरे साथियों को मारकर बहुत बुरा किया मेहरा, अब भी समय है, लौट जाओ। मैं लौटने नहीं, तुझे इस दुनिया से लौटाने आया हूँ फटीचर। और अगले ही लेकिन निकट पहुँचते ही हा। ओए, यह तो पानी था गुरु, दिखाई नहीं दिया। मगर यह फटीचर पानी में कैसे खड़ा है? मैं तुम्हारे सिर पर भी खड़ा हो सकता हूँ मेहरा, लेकिन फिलहाल तो मैं अपनी माँ से भेंट करने जा रहा हूँ। कहाँ गया? पानी के अंदर? वह साला हमारे साथ कोई चालाकी कर रहा है, इस बार दिखाई दे तो गोली मार दूंगा। तभी राजन मेहरा अपने जीवन में सबसे बड़ा आश्चर्य देखा और भय के कारण कांटा गालिब हो गया। अरे, इस इडियट को क्या हुआ? ओ माय गॉड, यह मेरी माँ है, अब तुझे मुर्गा बनाएगी मेहरा। हा। और मेहरा अपने जीवन में सबसे तेज दौड़ लगाई। इस स्थान पर भूतों का डेरा, भागो, अलविदा मेहरा। हा ही। और कार में बैठकर मेहरा रफू चक्कर हो गया। उधर फकीरा ने अपनी माँ को प्रणाम कर रहा था। धन्यवाद माँ, मुझे विश्वास हो गया कि अब तुम्हारी आत्मा मेरी निगरानी करती है। प्रणाम। देखो पाठ को, एक जानवर इंसान से कैसा रिश्ता निभाया, मरकर भी उसके ममता की छाव में अपने पुत्र को वंचित नहीं रखा। समाप्त दोस्तों। मिस कैट आज हमको एक ऐसे बिल्ली की कहानी सुना रहे हैं जिसे सुनने के बाद पालतू जानवरों का दिल का राज समझने लगोगे। मनुष्य आराम से ही जानवरों को सुधारता है, खींचता है आया है, लेकिन क्या आप कभी ऐसे जानवर से मिले हैं जिसे मनुष्य कुछ सिखाने का प्रयास किया पर उसने सफल नहीं हो सका? अगर नहीं तो मिलिए एक ऐसा बिल्ला जिसे मालिक ने मेरा नाम सर्वेंट रखा है। आइए बताता हूँ मैं इंसान को क्या सिखाया है। यह मेरी मालकिन रिबा। मैं इस समय मुझे भूख लगी है और
यह बात रीवा को बताना चाहता हूँ। अब देखिए कैसे अपने विचारों रीवा को पहुँचाता हूँ। मैं भूखा हूँ। इस कार्य में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन परिणाम अवश्य मिलता है। मैं भूखा हूँ। ओह सार्जेंट, माय स्वीटी कैट, आई एम सॉरी, तुम्हें खाना देना भूल गई। तुम्हें भूख लगी है ना? देखा, सफलता मिल गई और खाना भी मिल गया। अब मेरा पेट भर गया है, इसलिए मैं अपने आप मालिक रानी शिवा के पति कपिल से मिलवाता हूँ। यह कपिल, यह मुझसे विशेष दिलचस्पी नहीं, पर कभी कभार बोल लेता है, हेलो सार्जेंट। लेकिन सिर्फ हेलो से इसका पीछा नहीं छोड़ता। मैं इसे खूब तंग करता हूँ। और सार्जेंट, डोंट बी सिली, अब मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, तुम रीवा के पास जाओ। यह मुझे इस प्रकार टाल देता है। खैर, मैं दूसरे कमरे में जाके खेलता हूँ, वो बेडरूम में। मुझे चादरों से, तकियों से खेलना बहुत अच्छा लगता है। तभी वो सार्जेंट, यू आर डर्टी बॉय, बिस्तर खराब कर दिया। हाँ समझ गया बाबा, आज घर में पार्टी है, बहुत से मेहमान आएंगे, तुम मेहमानों के रात शरारत नहीं कर रहोगे, समझे? और शाम को पार्टी में सब मजा कर रहे हैं, मेरी कोई और ध्यान नहीं दे रहा। रीवा ने मेहमानों से में उलझी हुई है, मुझे अपने लिए कोई साथी तलाश करना चाहिए। वह अकेला बैठा है, उससे बुलाता हूँ, सुनो मेरी ओर देखो, मैं एक सुंदर बिल्ला हूँ। और कुछ देर के प्रयास करने के बाद, अरे वाह बिल्ले मियाँ, यहाँ क्या कर रहा है? हेलो डियर कैट, कम ऑन शेक हैंड, म्याऊं। तभी रीवा वहाँ पहुँची। ओह, क्या सार्जेंट आपको तंग कर रहा है? नो मैडम, ये मुझे डिस्टर्ब इसे नो मैं इसे डिस्टर्ब कर रहा हूँ। कमाल है, आप पार्टी में अकेले बिल्ली से खेल रहे हैं। एक ड्रिंक और लें, बाद में लूँगा, पहले मैं बिल्ली की तशरीफ तो कर लूँ। ऐसा शानदार बिल्ला पहली बार देख रहा हूँ। वह व्यक्ति हंसा और मुंह में सोने के दांत दिखाई दिया। मेहमान के पास हटकर रीवा कपिल के पास पहुंची। माय डियर, मैं तुम्हारे मित्र से बात करने लगी। वह तो मेरा मित्र नहीं है। तभी, अरे भाई, मैं भूख लगी है, खाना खिलाना है क्या? बस अभी लगवाती हूँ। और तब खाना लगा। कुछ देर बाद सभी मेहमान विदा हो गए और पार्टी समाप्त हो गई। और 2 दिन बाद एक रात, रीवा और कपिल आज मुझे अकेला छोड़कर दावत उड़ाने गए हैं। आधी रात लौटेंगे। अरे यह तो वही जिसे पार्टी में मुलाकात हुई थी, मगर यह यहाँ क्यों आया है? कुछ गड़बड़ है। रीवा के कमरे में जा रहा है और कमरे में प्रविष्ट हुआ तो ओह, लगता है रीवा की अलमारी खोल कर जेवर निकाल रहा है। और सही है, कोई चोर है और मुंह नोच लूँगा इसका। यह बिल्ला तो बहुत खतरनाक है, बंद कर दूंगा साले को। मुझे दूर पटक कर वह भाग निकला। मैंने उसके पीछे जाना चाहा, लेकिन ओह, उसका दरवाज़ा बंद कर दिया। रीवा काफ़ी देर दरवाज़ा रीवा ने खोला। कपिल, यहाँ ज़रूर कोई गड़बड़ है, कमरे का दरवाज़ा मैंने बंद नहीं किया था। तभी रीवा की नज़र अलमारी पर पड़ी। मेरी अलमारी किसने खोली? अलमारी में जेवर गायब है। रीवा के होश उड़ गए। कपिल, हम लुट गए, सारे जेवर चोरी हो गए। ओ गॉड, अब पुलिस को फ़ोन करता हूँ। और कुछ ही देर बाद पुलिस पहुंची। चोर ने अपना कोई निशान नहीं छोड़ा। आपको किसी पर शक तो नहीं है ऐसे आदमी पर जो आपके घर में के विषय में जानकारी रखता हो? मुझे तो ऐसे किसी पर शक नहीं है। अच्छा, आपने किसी अजनबी को अपने घर के इर्द गिर्द घूमते देखा हो? नहीं। रीवा, उस सोने के दांत वाले को याद करो, वही यहाँ आया था। लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद भी रीवा को प्रभाव नहीं पड़ा। आज मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? शायद इसका दिमाग परेशान है। आज इस पर कोशिश करना बेकार है। कपिल, समझा देने की कोशिश करता हूँ और अपने विचारों से कपिल को पहुँचाने का प्रयास करा। कपिल, पार्टी वाले दिन याद करो, वह
सोने के दांत वाला व्यक्ति, मेरी कोशिश बराबर जारी थी। सोने का दांत वाला पार्टी उफ, मेरे मस्तिष्क में गुदगुदी क्यों हो रही है। और अचानक वह चौंका। अरे रीबा, तुमने उस पार्टी में अजनबी को याद है जिसने मित्र समझा रही थी और तु, तुम्हारा तुम्हारा लेकिन हम दोनों का किसी ने नहीं बुलाया था। वह हमारा। आखिर कपिल ने मेरी बात समझ ही गया। कौन है वह अजनबी, जरा मुझे उसका हुलिया बताइए। रीबा ने अजनबी का हुलिया बताया। उसके मुंह में सामने एक सोने का दांत था। इंस्पेक्टर थाने, सोने का दांत? वह मैं समझ गया, वह एक शातिर चोर है। पुलिस के पास उसका रिकॉर्ड मौजूद है। इंस्पेक्टर उसी समय उस चोर को गिरफ्तार करने चला गया और चोर पकड़ा गया, लेकिन मेरे मालिक यह नहीं जानते कि वह गिरफ्तारी मेरी वजह से हुई। खैर, तुम लोग तो जान ही गए हो। अब कहिए, मेरे जैसा बिल्ला आपने देखा है? समाप्त दोस्तों।